आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले ये स्लाइड स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट है सर। ठीक ठीक है। Everyone can watch. अस्तु। तर्हि परम्परानुरूपं सर्वप्रथमम् आचार्यस्तवनं क्रियते। पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। नमः सभाभ्यः। अत्र आज सबसे पहले कार्यक्रम के प्रारंभ में जो उपस्थित अतिथिगण हैं उनका सामान्य परिचय हम यहाँ पर उपस्थापित करते हुए हम कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जिनका परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं वे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी हैं। इनसे लगभग हम सभी परिचित हैं ही, फिर भी एक औपचारिकता बस यहाँ पर हम उनका परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संप्रति संकायाध्यक्ष हैं नवनालंदा महाविहार नालंदा में। इसके साथ साथ ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध विद्वान हैं, जो कि आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे। भिन्न भिन्न देशों में इन्होंने विविध अकादमिक कार्य के साथ इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है और समाज के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। द्वितीय जो हमारे समक्ष विद्वान हैं प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदय, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये प्रथमतः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अकादमिक गतिविधि इनका प्रारंभ होता है और इसके अनंतर संप्रति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। और अगर इनके संदर्भ में विस्तार में अगर हम चर्चा करें तो बस इतना ही हम कह सकते हैं कि भारत के उज्जवल वैदुष्य परंपरा के कीर्ति स्तंभ के रूप में ये विद्यमान है, जो शतशः शिष्योपशिष्य शिष्य मंडित हैं। इसके अनंतर हम आगे बढ़ते हैं और अद्यतनीय जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में है, छात्रों के लिए जो मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे वो हमारे अग्रज कल्प डॉक्टर गणेश टी पंडित महोदय हैं। ये संप्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रृंगेरी परिसर में शिक्षा शास्त्र में सहायकाचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं। पद की दृष्टि से यहाँ पर चर्चा यदि न करें हम तो भी इनका जो योगदान रहा है अकादमिक क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन हेतु आप सभी के समक्ष हमने योजित करने के लिए प्रयास किया है। क्योंकि मार्गदर्शन आगे जो हम 4 महीने जो हम कार्य करेंगे उनमें क्या क्या हमें किस तरह करना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, यह विशेष रूप से ये बता सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र के पंडित हैं, ये नामना पंडित भी है, कर्मणा भी पंडित है ये। इसके बाद जो हमारे जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण
हमारे लिए हैं, क्योंकि इन्हीं को लेकर के हम आगे 4 महीना निरंतर चलेंगे और आगे जीवन भर हमारा साथ जो रहेगा इन्हीं के साथ रहता है। ये भारतवर्ष के कुल 35 विश्वविद्यालयों से संबद्ध छात्रगण हैं जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुल 191 छात्र जो हैं यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। यद्यपि 1 सप्ताह के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कितने को निरंतर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्धता के लिए सज्जित रहेंगे उन्हीं को केवल आगे लेकर के हम चल सकते हैं। केवल यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हैं। तो 35 विश्वविद्यालयों से और लगभग 52 इंस्टीट्यूशन से संबद्ध हैं ये छात्र, जो अलग अलग विधाओं से संदर्भित हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 25 कोड संस्कृत से संदर्भित है, 73 कोड जो ट्रेडिशनल संस्कृत है उससे संदर्भित है, और इनमें लगभग 25 करीब छात्र जो हैं वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हैं। इस कारण से इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारे जो सहयोगीगण हैं आज के कार्यक्रम के, उनका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग से ही हम आगे कार्य कर रहे हैं। इसके अनंतर हम कोर्स पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो हम अगले 4 महीनों में संपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कुल 10 इकाई वो पारंपरिक संस्कृत से संदर्भित हो या आधुनिक संस्कृत 25 कोड से, या फर्स्ट पेपर जो है जो कंपलसरी है सभी के लिए, उसको लेकर के चलेंगे। और इसमें ये इकाई सह वर्गीय विवरण जो है वह हम 18 तारीख को परसों से जो हम प्रारंभ करेंगे कक्षा, वहां से हम प्रारंभ करेंगे, जो कि किस तरह से हम 4 महीना अलग अलग प्रत्येक दिन के हिसाब से हम विभाजन करके बताने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी से संबंधित जितने भी छात्र हैं उनके लिए फरवरी महीने में 15 दिन का एक कार्यशाला रखा गया है, जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए केवल होगा जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ये जो समय सारणी है ये पहले भी बता दिया गया है। ये कोड 25 के लिए मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 7 बजे तक, और 73 कोड के लिए जो है उन्हें मंगलवार से शुक्रवार तक 7 से 8 बजे तक के लिए है। और फर्स्ट पेपर के लिए अभी 1 घंटा प्रत्येक सप्ताह रखा गया है शनिवार को, और यूपीएससी का बैच जो प्रारंभ होगा फरवरी 2022 में। यह ड्यूरेशन जो है ये भी हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, जो कि यह 4 महीने का होना है। कक्षा है तो क्या सन्नद्धता होनी चाहिए, इसको हम संक्षेप में अगर देखें तो आपकी उपस्थिति सुनिश्चित हो, यह अपेक्षा रहेगी। जो गृह कार्य दिया जाएगा वह अनिवार्य रूप से आपको देखना है, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। केवल आप एक रणनीति के तहत आप अध्ययन अध्यापन करते हैं और आप सफलता प्राप्त करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है वहां पर। फिर पठनीय पाठ जो आप अगले दिन पढ़ेंगे वो पहले से आप पढ़ करके आएंगे। इन सब की चर्चा वैसे मैं विस्तार में करूंगा, लेकिन अभी मैं संक्षेप में, चूंकि 5 मिनट में मुझे कवर करना है, इस कारण से मैं बता रहा हूं यहाँ पर। और अभ्यास निरंतर आपको करना है। अध्ययन शैली किस तरह हमारे रहे, इस संदर्भ में पाठ विश्लेषण जो है वह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इसके साथ साथ जो प्रश्न है उनका अभ्यास हम निरंतर करवाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बीच बीच में मॉक टेस्ट और मूल्यांकन जो है ये हम देखेंगे। और सबसे मूल जो है वह है मूल ग्रंथ का अध्ययन। जैसे कि हम अभी प्रारंभ करेंगे, जैसे 25 कोड का परसों से प्रारंभ कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, तो आपको मूल ग्रंथ पंक्तिशः आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि हम अगर केवल सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं तो फिर जो मध्य से उठाते हैं प्रश्न वहां हम उसको छोड़ना पड़ता है हमें। इस कारण से मूल ग्रंथ को देखेंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने उपलब्ध करवाया है, मूल ग्रंथ भी मैं उपलब्ध करवाता हूं। इसके साथ साथ ऑडियो वीडियो और पीडीएफ जो है ये भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आपको केवल दत्तचित्त होकर के यहाँ पर रहना है। जो मूल ग्रंथ की बात मैंने की, या फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक की बात की, या ये दोनों आपको, ये जो वेबसाइट है मेरा, इसको मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर आपको टोटल जितना भी मटेरियल है टोटल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ ऑडियो वीडियो जो भी होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, सभी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पब्लिकली है, कोई भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ले सकते हैं। विशेष रूप से जो मैं छात्रों के लिए जो मैंने व्यवस्था की है वह है जो कि गूगल क्लासरूम में
प्रत्येक दिन की रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रत्येक जो दिन का जो PDF आदि है वो हम वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। जो होमवर्क होगा वो वहीं पर दिया जाएगा। एक ही स्थल रहेगा जहां से आप सब कुछ सूचना आदि जितनी जो कुछ भी है वो प्राप्त कर पाएंगे। हम आरंभ जो करेंगे वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो 25 कोड आधुनिक संस्कृत के जो यूनिट 10 का पहला पॉइंट है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। विनयाधिकार जो है वहां से 73 कोड का जो प्रारंभ होगा वो साहित्य शास्त्र के पुनः 10वें यूनिट से प्रारंभ करेंगे। और प्रत्येक रविवार को एक विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनका लेक्चर 1 घंटे का रखा जाएगा ताकि वह विशेष रूप से आपको मार्गदर्शन कर सकें। ये जो 10वां यूनिट से मैंने प्रारंभ किया वह जो विस्तृत पक्ष है उनको पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम उन पक्षों को लेंगे जो हम सामान्य रूप से देखते ही देखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। शिवा माधुरी। Yes, sir. Yes, sir. Now you may continue. Yes. So, thank you so much, sir, for just giving all the introduction here. And as you said that the code number 257300 and UPSC language paper in February, all these will be continued. And then now I would like to hand over to the next thing to the sir as follows. प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम महोदय। परम आदरणीय प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, देश के प्रख्यात विद्वान इंडोलॉजिस्ट, इस अवसर पर मैं आपको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर गणेश टी पंडित, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रृंगेरी, हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर विपिन झा, बिटिया शिवा माधुरी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यह जो प्रोफेसर रणवीर सिंह जी के निर्देशन में यह जो कार्य शुरू हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडोलॉजी है, प्राच्य ओरिएंटल स्टडीज के जो ओरिएंटल लैंग्वेजेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेज, उसमें रोजगार की बहुत कमी है और छात्र भी बहुत कम आ रहे हैं। हमें ऐसे कार्यशालाओं के माध्यम से इन विषयों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। छात्रों के मध्य एक क्रांति लाने की जरूरत है जिससे वो नेट पास करें, JRF हों, आर्थिक सहायता प्राप्त करें और संस्कृत जैसे अगाध सागर में डुबकी लगाने का प्रयास करें। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि मैं भी एक प्राच्य विद्या का छात्र रहा हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा, इसकी मुझे उम्मीद है। परमपिता परमेश्वर जितनी जिंदगी मुझे देगा वो प्राच्य विद्या को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को ही समर्पित है। इस दिशा में हमें हर विषय पर यूनिट वाइज मार्गदर्शन विपिन जी के द्वारा छात्रों को दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक उनका ये शुरू से उनकी प्रवृत्ति रही है, संस्कृत में छात्रों को बढ़ावा देना और
इसको इन प्रतियोगी परीक्षाओं को सुगम और सुलभ बनाना। मैं भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था, अध्ययन और अध्यापन कर रहा था, तो मैंने भी पाली भाषा में यूपीएससी में बच्चों को उनका मार्गदर्शन करता था और 50 के करीब आईएएस और आईपीएस हमने प्रोड्यूस किए। ये शिक्षक के हाथ में है कि शिक्षक इस भाषा को, विषय को कितना सरल बनाता है, रोचक बनाता है और छात्रों के सम्मुख रखता है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, व्यवहारिक अनुभव पे आधारित बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। दर्जनों छात्र मेरे हाथ से आज शिक्षा प्राप्त कर आईएएस और आईपीएस जैसी चीजों, सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। कई सारे टॉपर्स होते थे। जिस साल मैं नोट्स बदल देता था, उस साल तो टॉप करना, मतलब टॉप 25 में 2-3 का आना जो है वो लगभग निश्चित होता था। इस तरह से विपिन जी जैसे रत्न आज संस्कृत में हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान छात्रों के कल्याण के लिए लगाया है। तो मैं इसके लिए विपिन जी को बार बार साधुवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपिन जी इस तरह के कार्य जीवन पर्यंत करते रहें, छात्रों का कल्याण हो, छात्रों का मंगल हो। आज सुबह सुबह विपिन जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको इंस्क्रिप्शंस पे बात करनी है। जो एक यूनिट है इंस्क्रिप्शंस का, मैं उस पे बात करूंगा क्योंकि ये छोटे भाई का आदेश है। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन के माध्यम से केवल नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप इंस्क्रिप्शन का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन न करें, बल्कि भारतीय संस्कृति के विस्तार, विकास और इसकी स्थिति को जानने के लिए आप इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का अध्ययन करें। और जब आप पूरी दुनिया के इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका जन्म किस भूमि में हुआ है, मां भारती का विस्तार कहां तक है। मित्रों, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मूलतः प्राकृत में है, उसका अध्ययन तो आपको करना ही है। भविष्य में शायद आपसे इस पर चर्चा का अवसर मिले। इसके बाद जो हमारे इंस्क्रिप्शन की परंपरा है, जो कसित और मितानी से शुरू होती है या उससे भी पहले से शुरू होती है, वहां से लेकर हमें इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा पास करने के लिए तो कुछ सेलेक्टेड हैं, लेकिन संस्कृति को जानने के लिए। जब आप म्यांमार में, थाईलैंड के अयोध्या में और अन्य क्षेत्रों में संस्कृत इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे, तब आपको लगेगा कि हमारी संस्कृति की जड़ें कहां कहां तक फैली हुई थी। जब आप कंबोडिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करेंगे, इंस्क्रिप्शंस के लिए एक प्रोफेसर महेश सरन साहब हैं, उनसे भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। वो कंबोडियन इंस्क्रिप्शंस पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है उस पे।
आज इस अवसर पे मैं अपने गुरु, जो मैं आपको क्या बताऊं, सारस्वत साधना, सरस्वती की साधना के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेसर होना होगा, सहायक आचार्य होना होगा या उपाचार्य होना होगा। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे रामनाथ ठाकुर, बिहार के, प्राइमरी स्कूल 7th तक भी नहीं था, और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन पे काम किया है, रामायण से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन जो पूरी दुनिया में है उस पे काम किया है, और जो हिंदेशिया के अभिलेख यानी इंडोनेशिया के अभिलेख पे काम किया है, मैं क्या बताऊं उनको, मैं इस अवसर पे नमन करता हूं। तो सारे इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन हमें करना होगा। चंपा में जो इंस्क्रिप्शन है, हमारे संस्कृत इंस्क्रिप्शंस संस्कृत के, उनको जब आप देखेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैंने इन सारे देशों में कार्य किया है जाकर। मां भारती की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। अभी जब इंडोनेशिया में आप इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में घूम रहा हूं या भारत के किसी विश्वविद्यालय के इंस्क्रिप्शन सेक्शन में घूम रहा हूं। मतलब द्रविड़ शैली में, द्रविड़ जो 3 लिपियां हैं उसमें, ब्राह्मी, प्रोटो ब्राह्मी, सारे लिपियों में संस्कृत के कम से कम सैकड़ों इंस्क्रिप्शन तो डिस्प्ले में है, और न जाने कितने इंस्क्रिप्शन उनके स्टोर में पड़े हुए हैं जिनको कि डिसाइफर करना जरूरी है। मैं अपने विश्वविद्यालय और भारत सरकार से आग्रह करता रहता हूं कि वो सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएं और उनका अध्ययन, हर तरह का अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, धार्मिक अध्ययन, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, सारा अध्ययन उस पे किया जाए। तो इस विषय पे आज जो ये कार्यशाला शुरू की गई है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा, खासकर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी के नेतृत्व में, विपिन झा के द्वारा, और सारे जो हमारे इसमें सहयोग करने वाले लोग हैं, उन सबों को मैं नमन करता हूं और इस प्रयास के लिए आपको साधुवाद देता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के प्रयास होते रहें और बच्चों को आईएएस के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, देश के विभिन्न राज्यों के पीसीएस के लिए और नेट के लिए इस तरह का मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधरे और हमारी जो प्राच्य भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं में रोजगार के अवसर सृजित हों। तो मैं जब भी अवसर मिलेगा मैं इंस्क्रिप्शन पे फिर से बात करूंगा, विस्तृत बात करूंगा। और आज मैं आप सब लोगों को नमन करते हुए प्रोफेसर रणवीर सिंह जी को, डॉक्टर गणेश टी पंडित जी को, विपिन जी को और बिटिया शिवा माधुरी को, सबको मैं नमस्कार करता हूं और इस कार्यशाला के सफलता की शुभकामना देता हूं। और भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए आप लोगों से वचन चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कारों में भगवान। राणा जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। भविष्य में मिले हम लोग जी और जी, मिलके भविष्य की योजनाएं और परियोजनाओं पे बात हो, संस्कृत का विकास हो, प्राच्य विद्या का विकास हो,
मैं इसके लिए आपका आह्वान करता हूं। जी नमस्कार जी सर। जी प्रोफेसर साहब, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you, Rana Purushottam, sir, for giving us very delightful lecture today. At the same time, I'm very thankful to you because you just said about the importance and significance of inscriptions in the study of UGC NET exam, as well as I'm also very much pleased that everyone to use this platform furthermore. And next, I would like to also invite the Central University of Haryana HOD for Sanskrit, Professor Ranveer Singh, sir. So please, Ranveer Singh, sir. ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ इस आयोजन में विद्यमान प्रोफेसर राणा साहब, अन्य उपस्थित आचार्यगण, प्रिय विपिन कुमार झा जी, एवं अन्य सभी उपस्थित विद्यार्थीगण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य विपिन जी ने प्रारंभ किया है। अपने कई मित्रों के साथ, विद्वान साथियों के साथ मिलकर के ये जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और प्रोफेसर राणा जी ने जो बात शिलालेखों के विषय में उठाई है, तो ये हमारे लिए, सारे संस्कृत जगत के लिए और सारे जो इंडोलॉजिस्ट हैं उनके लिए प्रेरणा का विषय है कि हम जो शिलालेख उपलब्ध हैं और अभी तक जो डिसाइफर नहीं हो पाए हैं, जिनका अध्ययन ही नहीं किया गया है, तो उनको तो सूर्य का प्रकाश दिखाना अपरिहार्य है। और उनमें जो सूचनाएं उपलब्ध है, वो समस्त संसार को उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आज तक हमारा जो प्राचीन इतिहास है, भारतवर्ष का जो ऐतिह्य है, उस पे प्रामाणिक काम अभी तक प्राप्त नहीं होता। मैक्स मूलर जैसे कॉलोनिस्ट बुद्धिजीवियों ने भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को हानि पहुंचाने के लिए जो ऋग्वेद आदि का समय 1300 बीसी से प्रारंभ करके 1600 के लगभग तक उन्होंने माना, तो ये, और बावजूद इसके कि हमें पंडित भगवदत्त का प्राचीन भारत का इतिहास उपलब्ध है, आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक का
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 3 भागों में उपलब्ध है। तो आज तक इन ग्रंथों के हमारे इतिहास में और संस्कृत के इतिहास में उपेक्षा की गई है इन ग्रंथों की, जो कि वास्तविक प्रमाणों पर आधारित है और इनके अनुसार इंडियन क्रोनोलॉजी को डिसाइड होना चाहिए। परंतु इनको पीछे करके अभी तक भी जो कॉलोनिस्ट, जो इतिहासकार थे या जो इंडोलॉजिस्ट थे, उनकी रिट अभी तक चल रही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति का जो वास्तविक प्रामाणिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको विश्व के सामने प्रामाणिक रूप से उपस्थापित करें। और वो तभी हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी इन मूल संदर्भों तक पहुंचेंगे। अभी मैंने देखा और मैंने वो बुक्स मंगवाई भी हैं। एक वेदवीर आर्य है, उन्होंने द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारता फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम उन्होंने इसका आगे भी लिखा है, जिसमें भारतीय प्राचीन इतिहास की पुरातनता को बहुत प्रामाणिक रूप से उन्होंने सिद्ध किया है। और कितना प्राचीन हमारा इतिहास है, जो प्राचीन वैदिक संहिताओं का जिन्होंने विवशन किया था, एक वैदिक ग्रंथ से 4 संहिताओं में बांटा था, वो वेद व्यास का समय क्या है, महाभारत कालीन वेद व्यास का योगदान क्या है। अनेक ऐसे तत्वों पर उन्होंने प्रकाश डाला है जो हमें ध्यान में लेके आने चाहिए। और ये कार्यशाला जिसमें इतने सारे विद्यार्थी भाग ग्रहण करेंगे, तो उनको इस बात के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो मूल ग्रंथों को पढ़ करके अपना जो वास्तविक इतिहास है संसार के सामने उसकी स्थापना करें और उसके अनुसार अपने करियर को भी बनाए, अच्छे से तैयारी करके। और जो नेट आदि जो परीक्षाएं हैं और जो यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उनमें भाग ग्रहण करें और उनमें अच्छे मेरिट लेकर के आए। और ये ना भूलें कि भी उनको जो उनकी मूल मातृभाषा जो संस्कृत है उसका उद्धार उन्हें अवश्य करना है। और सब हम मिलकर के करेंगे तो हमारा जो पुरातन इतिहास है और हमारी जो वास्तविक कालक्रम का निर्धारण है वो भी अच्छे से हो सकेगा। और मैं बहुत साधुवाद देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, विशेषतः डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को, जो हमारे सहयोगी हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि वो विद्यार्थियों के हित के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें हमारी जिस प्रकार से भी भागीदारी वो निश्चित करेंगे तो हम भी इसमें भाग लेंगे। और जो भी बंधु आचार्यगण विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं अपना समय देने के लिए और विद्यार्थियों के उपकार के लिए, उनको बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। और हम तो जो भी हमारे वश की बात है उसको हम अवश्य करेंगे। तो सभी को बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं उनमें अच्छे स्थान प्राप्त करें। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत उत्साहजनक बात है।
ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। बहुत धन्यवाद। ओम शम। Thank you so much, Sir Ranveer Singh, sir, for giving your distinguished lecture today. So now I would like to vote of thank to everyone. I would like to thank Dr. Bipin Kumar Jha, sir, for speaking on the 4-month Sanskrit preparation program, and also giving a very good orientation to all the students here who have presented. At the same time, and also I have a gratitude towards our Professor Rana Purushottam sir from Navanalanda Mahavihara, as well as and also the another deep gratitude to our Ranveer Singh sir today for presenting on different topics from Sanskrit UGC preparation. And now I would like to hand over the mic to Dr. Ravi Kumar Shastri sir. अनम्यूट कर लेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, डॉक्टर रणवीर जी और डॉक्टर प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी को। मैं इस कार्यक्रम से और विपिन जी के आयोजन से भी बहुत अभिभूत हूं कि ऐसा भी छात्र हित के लिए कोई स्वयं को आहूत कर सकता है। आहुति देना तो बड़ी बात है, परंतु स्वयं को आहूत करना एक बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा जगत के लिए है विपिन जी के रूप में। और विपिन जी के बारे में मैं ज्यादा तो अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि समय और प्रकरण मुझे इसकी अनुमति नहीं देता है। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ वही करूंगा, परंतु फिर भी मैं विपिन जी के लिए ये कहना चाहूंगा कि देश तो क्या, विदेशों में भी विपिन जी के छात्र स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। उनसे शिक्षा और संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विपिन जी ने जितना कार्य किया है, और निस्संदेह ये कार्यक्रम हम लोगों को, हम सभी छात्रों को भी अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर करेगा। आगामी उद्बोधन के लिए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं निमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर गणेश टी पंडित जी को, जो कि शिक्षा जगत में स्वयं ख्याति लब्ध हैं। आपका परिचय कराना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी ही बात होगी। आपके बारे में काफी कुछ डॉक्टर विपिन जी ने पहले ही बता दिया है कि शिक्षा जगत में इतने ख्याति लब्ध, इतना ज्यादा कार्य आपने जो समाज के लिए किया है, हम सब आपके कार्यों के लिए आभारी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर गणेश टी पंडित जी। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वादौ आचार्यान् प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम सिंहवर्यान् साष्टांगं प्रणम्य परोक्षं प्रणम्य तदग्रे आचार्यान् रणवीर सिंह वर्यान् नमस्कृत्य मिस शिवावर्याम् आपृच्छ्य रविकुमार महोदयान् आपृच्छ्य ये भागग्राहिणः सन्ति तान् सर्वान् आशीर्भिः अनुगृह्य सिद्धतायाः हेतुः, सिद्धता हेतु मूल मंत्र, सिद्धता निमित्तकः मूल मंत्रः। इस विषय में अस्मिन् विषये अहं किंचित विवरितुम् इच्छामि। वैसे तो मूलतः हम सब संस्कृत के, तो संस्कृत में ही शुरू करना सही लगा, इसलिए संस्कृत से ही शुरू किया मैंने। मेरे लिए जो विषय दिया है सिद्धता हेतु मूल मंत्र, मैंने कहा कि हम सब संस्कृत के हैं तो हम कुछ भी आप विषय दे दीजिए हमें, हम उसका विश्लेषण करेंगे, दलकृत्य विश्लेषण, हर एक शब्द का विश्लेषण करने लगते। अब बात है सिद्धता, और मुझे
डॉक्टर विपिन कुमार झा जी कह चुके हैं कि आप एजुकेशन के हैं तो फर्स्ट पेपर से थोड़ा बताइए बच्चों को करके। देखिए, पहला जो शब्द है सिद्धता, सिद्धता के बारे में ही एडवर्ड ली थॉर्नाडाइक करके एक साइकोलॉजिस्ट है, आप सुने होंगे, वो कहते हैं जो प्राणी, वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मनुष्य से ज्यादा अन्य जंतुओं के ऊपर विश्वास ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य जो है उसको वे लोग साइकोफिजिकल एनिमल मानते हैं। इसीलिए जो भी प्रयोग करते हैं पशुओं के ऊपर प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं जो प्राणी सिद्ध है, तत्पर है, अभ्यासरत है, वो जल्दी सीखेगा, वस्तु स्थिति को समझेगा। तो इसको हम यहां पर भी लागू कर सकते हैं। जो सिद्ध है, जो तत्पर है, नेट परीक्षा के लिए जो सिद्ध है, कायेन वाचा मनसा, तन मन धन, मतलब वो पूर्ण रूप से जो सिद्ध है, जो तत्पर है और जो अभ्यासरत है, वो अवश्य सफल होगा। तो सिद्ध, और मंत्र शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, मननात् मंत्र उच्यते। आपको परीक्षा पास करनी होगी तो आपको उस विषय का मनन करना होगा, उस विषय पर आपको हम सब बाहर से प्रेरणा तो दे सकते हैं, आपके अंतःसत्व या अंतःशक्ति जो है उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, मगर अंतःशक्ति यदि सुप्त है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात अवश्य याद रखिए, नेट के बिना पीएचडी व्यर्थ है और पीएचडी के बिना नेट व्यर्थ है। कौमुदी यदि कंठस्था व्रताभाष्ये परिश्रम, कौमुदी यदि कंठस्था व्रताभाष्ये परिश्रम। कौमुदी नहीं पढ़े हैं तो महाभाष्य को क्या पढ़ेंगे? महाभाष्य पढ़े हैं, कौमुदी को नहीं देखे तो उसका भी कोई उपयोग नहीं है। इसलिए नेट की भी आवश्यकता है, पीएचडी की भी आवश्यकता है। तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग शॉर्टकट, विपिन जी पहले ही कह चुके हैं कि शॉर्टकट देखते हैं। 2009 से पहले जो पीएचडी की है, 2015 से पहले जो पीएचडी की है, उनके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिसूचना बीच बीच में आती रहती है, वो चंचल अधिसूचनाएं हैं। जो सरकारी सूचनाएं होती है वो अत्यंत चंचल होती है। ऐसी सूचनाओं के ऊपर आप भरोसा करके मैं नेट पास नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ऐसा यदि आप सोचेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा मत सोचिए। और एक बात, नेट की तैयारी नहीं, जेआरएफ की तैयारी करूंगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी मैं करूंगा, ऐसे आप सोचिए। आप आसमान तक नहीं पहुंचेंगे तो पेड़ के ऊपर अग्रभाग तो पहुंचेंगे अवश्य। मैं नेट की तैयारी नहीं, जेआरएफ की तैयारी करूंगा, ऐसे आप सोचिए। कम से कम आप नेट तो पास कर सकते हैं। मतलब आशावादी बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए, तो अवश्य आप सफल तो होंगे। और दिन में 2 घंटे पढ़ने के लिए रखिए, अवश्य दिन में 2 घंटे पढ़ने के लिए रखिए। वो खास करके प्रातः काल जो होता है, आप बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आपको बहुत बड़ी एक कमी यह है कि ऑक्सीजन, आपको सुबह के समय ही कुछ ऑक्सीजन या प्राणवायु मिल सकती है, बाकी समय आप कार्बन डाइऑक्साइड ही पीते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह के समय उठ के पढ़ना अच्छा है। और नियमित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए ऑनलाइन कक्षाओं में। डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, योजकस्तत्र दुर्लभ। आवाज आ रही है ना विपिन जी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी समस्या है ही है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपका जो चेहरा है उसे देख के मैं समझ रहा हूं कि मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। मैं जहां तक जानता हूं, जाह्नवी पत्रिका जब शुरू की थी तब बहुत लोगों का रेस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया है, वो उतनी अच्छी नहीं थी प्रतिक्रिया। मगर आजकल कोरोना ने ऐसा कर दिया कि मजबूरी में सब ऑनलाइन में आ रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हो, जो परंपरागत विद्वान लोग हैं, वो सब ऑनलाइन से या परोक्ष शिक्षा से घृणा करते थे। उनको सभा या
प्रत्यक्ष जो गोष्ठी होती है उसी में अधिक रुचि है। फूल माला के बिना तो वो बोल भी नहीं सकते। ये भी एक समस्या थी, खास करके मैं परंपरागत विद्वानों के बारे में यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूं, मगर वो भी मजबूरी में अभी गूगल मीट और जूम के माध्यम से, जूम रूम कहते हैं उसको, उसका भी एक विशेषण है, तो उसके माध्यम से जुड़ने लगे हैं। तो ऑनलाइन में आप अवश्य संलग्न रहिए, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, ये आप यदि समझ सकेंगे तो आप अवश्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक बात है, भारत में इतने सारे ये है ओरिएंटेशन कराने वाले बहुत सारे हैं। मैं तो एक देखा विपिन जी, इतना आश्चर्यचकित हो गया, अरिहंत करके है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इतने सारे किताब छापती है वो संस्था, मगर मैंने संस्कृत का जो सीटेट का पेपर देखा उसमें कितने शब्द शुद्ध है, पहले प्रश्न से ही गलत। शिक्षणः, उसमें लिंग वचन विभक्ति को जोड़ के पढ़ना होगा, ऐसे कर दिए हैं। मैंने तुरंत फोन करने वाला भी था, क्योंकि अशुद्ध सामग्री, अस्पष्ट सामग्री जो मुद्रित है, इसलिए कोई कहेगा कि मैं अरिहंत का किताब पढ़ के संस्कृत में नेट पास करूंगा, ये तो गगन कुसुम है, तो असंभव है। जहां तक जानता हूं, कल भी बहुत सारे जो मेरे छात्र हैं जो ओएसटीटी परीक्षा लिखते हैं, उत्कल के छात्र ज्यादा हैं, तो वो लोग भी जो पढ़ते हैं वो सीटेट से रिलेटेड ही है। तो सीटेट लिखिए, ओएसटीटी लिखिए, यूपीएससी परीक्षा लिखिए, नेट लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, मगर आपको शिक्षा के बारे में जानना होगा, एजुकेशन के बारे में जानना ही होगा। और यहाँ पर जितने करीब 90 पार्टिसिपेंट्स है, उनमें कितने लोग बीएड किए हैं मुझे पता नहीं है, मगर जितने लोग बीएड किए हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो लोग आराम से फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे। आराम से मतलब जो पढ़े हैं वास्तव में, मतलब बीएड करना है करके जो किए हैं वो ये भी नहीं कर सकते हैं, मगर क्योंकि लर्निंग है, टीचिंग लेवल्स है, ये सब है। मैंने देखा 10 कैटेगरी है फर्स्ट पेपर में, 10 कैटेगरी में करीब 7-8 कैटेगरी जो है या खंड है या उपविषय है, वो सब एजुकेशन से रिलेटेड है। आप साहित्य के हो, वेदांत के हो, वैशेषिक दर्शन के हो, सांख्य दर्शन के हो, पुराने इतिहास के हो, जो कुछ भी हो आप, मगर जब तक आप फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित है उन छात्रों में विद्वान लोगों की कमी है करके, मगर विद्वान लोग भी फंस जाते हैं फर्स्ट पेपर में, जहां तक मैं जानता हूं विपिन जी, क्योंकि ये लोग परंपरागत शिक्षण ही पा चुके हैं, इनको आधुनिक शिक्षा या शिक्षा शास्त्र के बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो सूत्रधार के रूप में और प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम सिंह जी और प्रोफेसर रणवीर सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में सूत्रधार के रूप में जो विपिन जी चला रहे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अवश्य आप पास करेंगे, इतना तो विश्वास है। और हम सब विपिन जी के साथ हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। तो हम भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जब तैयारी की थी, 200 मार्क्स के लिए मैंने जब एक पूर्व तैयारी परीक्षा जो की थी उसमें सिर्फ 40 मार्क्स दिया था, सबके सब फेल करवाया था मैंने, इतना टफ दिया था। और अंत में जितने भी 60-70 पार्टिसिपेंट्स थे, सब विद्यापीठ के ही थे, परिसर के ही थे, सबके सब पास हो गए, एक भी फेल नहीं है, सबके सब सिलेक्टेड। मतलब प्रशिक्षण ऐसा होता है, ओरिएंटेशन ऐसा होता है, इसको मजाक में मत लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक बात है, नीट की तैयारी जब जो करते हैं उनको यदि आप देखे हैं तो पता चलेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है। नीट परीक्षा के लिए, मेडिकल के लिए सिर्फ 2 घंटे में सोते हैं वो लोग, हमें उतना करने की जरूरत ही नहीं है। संस्कृत वाले हैं, हमें प्राथमिक ज्ञान संस्कृत में है, और जो नहीं है वो देने के लिए विपिन जी है, विश्वविद्यालय है, तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नीट परीक्षा के लिए जितना मेहनत करते हैं, मेडिकल इंजीनियर के लिए जितना, सीटेट परीक्षा के लिए जितना, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जितनी तैयारी करते हैं, उसका सिर्फ 10% या 20% हम करेंगे तो भी हम सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे।
हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं है, हम होंगे ओरिएंटेशन के बाद हम अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। एक योजक की आवश्यकता थी संस्कृत क्षेत्र में, एक संयोजक की आवश्यकता थी, और जो वस्तुनिष्ठ या प्रामाणिक या विश्वसनीय संयोजक की आवश्यकता थी। अब तक मैं इस क्षतिपूर्ति को करने के लिए किसी को नहीं देखा था, इसलिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे, क्योंकि मैं ऑनलाइन से जुड़ा रहता हूं। जो भी चला रहे हैं अस्त व्यस्त या असंबद्ध ही चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है। मैं कहता हूं इस प्रश्न ही गलत है तो उत्तर कहां से मैं बताऊं। जब प्रश्न ही गलत है तो उसका उत्तर कैसे मैं बताऊं। मैं 2-3 सरकार के जो पब्लिश्ड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स है उसमें भी बहुत सारी गलतियां, फिर ग्रेस मार्क्स देते हैं 3-4 बार। ये तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये लोग मुझे पता नहीं है। मैं 3-4 विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र निर्माण या मूल्यांकन आदि में भी जाता हूं, मगर मुझे लगता है कि इतनी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं नेट में ऐसी समस्या नहीं है। तो पहला हमारा विषय है, विपिन जी मैं शुरू करूंगा, फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ठीक ठीक हो सकता हो ना मैं थोड़ा? हाँ हाँ 10-15 मिनट अभी टाइम है। हाँ 10 मिनट है ना अभी मुझे? हाँ ठीक है। आरंभ गुरुवी क्षेणी क्रमेण ये ना हो। मेरा कहने का मतलब है अभी तो उत्साह से बहुत सारे जुड़े हैं। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनाना। आप शुरू में तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं मैं देखा हूं, बहुत सारे लोग जो होते हैं शुरू में तो अत्युत्साह होता है, बहुत लोग आते हैं। बीच बीच में जो लेफ्ट होते हैं ना उनको भी मैं देखता रहता हूं, मैं बहुत ध्यान से देखता हूं कौन लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं उनमें कोई मेरा छात्र है क्या वो भी मैं देखता हूं, देखा भी हूं। 1-2 मेरे छात्र भी है, शिवम शुक्ला जी को मैं जानता हूं। ठीक है, हम पहला विषय पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस जो है शिक्षण अभिरुचि। देखिए संपूर्ण शिक्षा शास्त्र जो है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ है यहाँ पर आधुनिक जो शिक्षा शास्त्र है जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि वेदांग शिक्षा शास्त्र भी है, शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम ज्योतिषम तथा, वो नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस से रिलेटेड है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्या है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस तो अवश्य होंगे, उसमें आपको जानना अवश्य होगा शिक्षक कौन है, शिक्षण क्या है, शिक्षण के कितने स्तर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, अधिगंता कौन है। अधिगंता मीन्स छात्र, शिष्य, अंतेवासी, विद्यार्थी, उसको अधिगंता ही कहते हैं क्योंकि साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी से भरा है। शुरुआत में तो साइकोलॉजी है तो लास्ट में आईसीटी भी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन भी है। तो हम तो ये रोज पढ़ाते भी हैं इसलिए हमें तो आसान है। मगर जब हम नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तब तो हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। हम तो ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड एट लास्ट ऐसे करके ही अभ्यास, मतलब अभ्यास किए, असफल हुए, फिर अभ्यास किए, फिर असफल हुए, अंत में तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, भगवद गीता में तो यही कहा है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास कीजिए आप अवश्य, 3 महीने में आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो संचालक है वो शिक्षक है, आप याद रखिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का जो कोऑर्डिनेटर है वो होता है शिक्षक, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र बिंदु है छात्र। सेंटर पॉइंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है छात्र, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का औपचारिक केंद्र है विद्यालय। ये जो पारिभाषिक शब्द है जिनको शिक्षा शास्त्री लोग प्रयोग करते हैं उनको आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा परीक्षाओं में। जो नहीं बीएड जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। और लेवल्स ऑफ लर्निंग, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर करके 3 स्तर हैं।
जैसे हम प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण कैसे कहते हैं, उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। वो जब पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, या तो हम ही समझाएंगे। स्मृति स्तर मतलब याद करने का स्तर है। उस स्तर में बच्चे क्या क्या याद कर सकते हैं, उनको क्या क्या याद करने वाला विचार या विषय वस्तु कंटेंट पाठ्यक्रम में होना चाहिए, और स्मृति स्तर के जो छात्र या अधिगंता होता है उनका स्वरूप क्या है, उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वे कैसे रहे, उसमें किन किन अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग या अनुप्रयोग कर सकते हैं, ये सब वहां पर है। उसके बाद लर्नर या अधिगंता के बारे में, अधिगंता कैसे सीखता है, अभ्यास से सीखता है, अनुबंधन से सीखता है, अभिप्रेरणा से सीखता है, या अंतर्दृष्टि से सीखता है, या अनुकरण से सीखता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको लर्निंग थियरीज पढ़ना होगा। अधिगम के सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत है, हल के अधिगम सिद्धांत है, और गेस्टाल्ट थियरीज जो है वर्दिमर, कोफका, कोहलर, इन लोगों का अधिगम सिद्धांत भी पढ़ना होगा आपको। और थॉर्नडाइक के बाद ये गिलफोर्ड जैसे लोग हैं, पियाजे जैसे लोग हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जितने भी तत्व है उसके बारे में आपको सामान्य परिचय होना जरूरी है। आप शिक्षण कला करके एक किताब मिलती है, जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप एक बार शिक्षण कला करके, शालिग्राम त्रिपाठी जी का किताब है, बाकी भी है, रघुनाथ सफाया जी का भी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपको फुर्सत मिलेगी तब आप पढ़िए। दूसरा विषय है रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं हर एक विषय में एक एक किताब भी बताते जाता हूं, उसको आपको पढ़ना होगा। और कोचिंग क्लास में आपको या इस ओरिएंटेशन में आपको अवश्य पार्टिसिपेट करना ही होगा। साथ में ही कुछ आपको भी व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान क्या है? हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं या शोधाध्येता हैं, वो लोग जानते हैं, वे लोग जानते हैं कि प्रयागराज में जो गंगानाथ झा परिसर है, वहां से उन लोगों को 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है, रिसर्च कोर्स वर्क, वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वहां पर मैं भी पढ़ाता हूं, और मदन मोहन झा जी जो है जम्मू परिसर के निर्देशक, वहां पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, मैं वहां भी जुड़ा हूं। रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको विनोद पुस्तक मंदिर का एक किताब है, शैक्षिक अनुसंधान करके, उस किताब, विनोद पुस्तक मंदिर का एक किताब है शैक्षिक अनुसंधान करके, उसको आपको पढ़ना होगा। खाना तो हम दे सकते हैं, खिला नहीं सकते आपको, तो आपको खुद खाना पड़ेगा। सर्वं दातुं शक्यते परंतु खादयितुं न शक्यते, भवन्तः स्वतः एव खादयेयुः। सर्वं दातुं शक्यते, अन्तः यदि इच्छा एव न भवति किमपि कर्तुं न शक्यते। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप खुद यदि इंटरेस्ट के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ संभव है। तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान के मुख्य रूप से अनुसंधान कुछ नहीं है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। व्यवस्थित रूपेण क्रियमाणः प्रयासः एव अनुसंधानम। ये तो सरल है, पीपीटी भी मैं बना के रखा हूं, चाहिए तो विपिन जी को मैं फॉरवर्ड करूंगा अनुसंधान के बारे में। वैसे तो बच्चों को भी मैं दे देता था जब भी कोचिंग क्लास होता था। तो मूलभूतम अनुसंधानम, मूलभूत अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किए। पाणिनि ने जो अनुसंधान किया, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं पाणिनि ने भी अनुसंधान किए हैं कि पाणिनि, पतंजलि जैसे लोग भी अनुसंधान किए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। हम भी ग्रंथ लिखते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं, मगर हम उनके बराबर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो अनुसंधान है वो विशुद्ध अनुसंधान है, उसको प्योर रिसर्च कहते हैं। हम किसी एक विश्वविद्यालय के अधीन में 3 साल में या 5 साल में जो अनुसंधान करते हैं उसको अप्लाइड रिसर्च करते हैं। जो प्योर है उसका विभिन्न परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। हम जो करते हैं अनुसंधान विश्वविद्यालयों में या शोध विभागों में, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं।
और जो न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी जैसे लोग अनुसंधान किए, वो सब प्योर रिसर्च में चला जाता है। या महर्षि पाणिनि हो, पतंजलि हो, वो सब जो अनुसंधान करते हैं उनका प्योर रिसर्च है, और हम जो करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च है। और स्कूल के जो एक टीचर, प्राइमरी स्कूल हो, कोई भी हो, 1 महीने के अंदर जो रिसर्च करते हैं ना, वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन का मतलब है तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शिक्षक अनुसंधान करता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट में फेल होना, स्कूल से भाग जाना, नकल करना, चोरी करना, ये सब जो होता है, कोई किसी ने टाइप करके दिया कि उसका प्रयोग संस्कृत में करना है, कुछ करके टाइप किया है, ठीक है, उनको समझाएंगे कोई। और थर्ड यूनिट में है कंप्रेंशन। एक विषय दिया जाता है, एक टॉपिक या एक कंटेंट दिया जाता है, उसको पढ़ना है। वो किसी दैनिक जागरण से या दैनिक भास्कर से, इंडियन एक्सप्रेस से एक विचार दे देते, करंट विचार दे देते, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो सीधा नहीं होता है, टेढ़ा होता है, आपको ध्यान से उसको पढ़ के समझना होगा। एक बात याद रखिए संस्कृत वालों, आपको अंग्रेजी और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किसी एक भाषा में पकड़ या सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो आप फर्स्ट पेपर को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग हिंदी को मजबूरी में पढ़े। जब हम शास्त्र पढ़ रहे थे तब संस्कृत टीकाएं उपलब्ध नहीं थी यहाँ पर, तो हम लोग हिंदी में ही पढ़ने लगे। बाद में हमारी रुचि हिंदी की ओर बढ़ी, फिर बाद में हमने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से हिंदी में डिग्री हासिल की। तो इसलिए अब आपको अंग्रेजी में भी पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, याद रखिए, मैं एक ट्रिक्स आपको बताता हूं। नेट परीक्षा में क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में भी दिया जाता है और अंग्रेजी में भी। यदि आपको हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है तो आप अंग्रेजी में पढ़िए, और अंग्रेजी में कंफ्यूज हो रहा है तो हिंदी में पढ़िए। मैं आवाज आ रही है ना विपिन जी? हेलो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में यदि आप पढ़ सकते हैं, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल आप में है, तो आप अवश्य पास कर सकते हैं। इसमें जो 10 मार्क्स है आपको फ्री में मिल जाएगा। और कम्युनिकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी का विषय है। इसमें जो प्रेषक होता है, सेंडर, कम्युनिकेशन का एक साइकिल है। कंटेंट होता है, सेंडर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। बीच में 2 है, एनकोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हम आगमांग कहते हैं, या एनकोडिंग, पुट मैसेज इनटू कोड, एनकोड कहते हैं। ये भी एक आता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं या व्याख्यान दे रहा हूं, किसी एक छात्र डिकोडिंग नहीं कर पाया, उन्होंने कुछ लिखा, मतलब उसके समझ में नहीं आया, तो डिकोडिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये सब कम्युनिकेशन का है। ज्यादा भी पढ़ाना गलत है, ज्यादा भी संप्रेषण करना गलत है, क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन का सिद्धांत है जो टेक्नोलॉजी से है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय ज्ञान जो है, ये तो सामान्य ज्ञान में आता है। इसके लिए आपको उपकार प्रकाशन का एक किताब है, सामान्य तार्किक और गणितीय अभिक्षमता करके एक किताब है, उपकार प्रकाशन, आगरा से छपती है। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का भी एक किताब आप रख सकते हैं, दोनों आगरा से प्रकाशित है। तो इन दोनों किताबों के लिए आपको ज्यादा कष्ट, ऑनलाइन में तो उपलब्ध है, अमेजोन में भी या फ्लिपकार्ट में आप मंगवा सकते हैं। ये 2-3 किताब आप अपने पास रखिए, अवश्य रखिए। शिक्षण अभिरुचि का भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए किताबें तो मिलती है, मगर उतना नहीं है। जब आपको टाइम मिलेगा तब ये सब देख सकते हैं। दत्तांश विश्लेषण या डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, दत्तांश कहते हैं। कुछ भी सामग्री हम ले लेते हैं, उसमें दत्तांश का विश्लेषण करना ही प्रधान अंश होता है। डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा, दत्तांश को कैसे लिया जाए, सोर्सेस ऑफ डाटा। उसके लिए सोर्सेस ऑफ डाटा में हम अनुसंधान में कहते हैं संबद्ध साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो पीएचडी में तो हृदय भाग है,
दत्तांश का विश्लेषण करना वो भी है, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी का विषय है। उसके बाद एनवायरमेंटल सिलेबस जो है वो एजुकेशन का भी है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, ये सब डिग्री में भी है, आचार्य में भी कभी कभी रखे हैं। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के सिलेबस में तो है ही है, तो ये कष्ट नहीं है। हायर एजुकेशन के बारे में डिग्री में आप पढ़े ही है। सिर्फ मुझे लगता है 6 या 7 जो खंड है इनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जो कुछ भी हो, सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। आप उत्साही है, परिश्रमी है, तत्पर है, सिद्ध है और अभ्यास करने के लिए उत्सुक है तो आप अवश्य सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवसर है तो धन्यवाद, सबके लिए प्रणाम। रवि जी अनम्यूट करके। अनम्यूट अनम्यूट। जी, विपिन जी, रवि दत्त जी नहीं है? अस्मि अस्मि महोदय। हरि ओम। जी विपिन महोदय। रविदत्त महोदय धन्यवाद अर्पण के लिए उनको कहा गया था ना। जी जी, अहम उपस्थित अस्मि। हाँ उपस्थित हैं। जी जी महोदय। ओम। धन्यवादाः महाभागाः सर्वेषाम्। अत्र अस्माकम् एषः यः प्रारम्भः ज्ञानयज्ञस्य अत्र समुपस्थितानाम् अस्माकम् आचार्याणाम्, अस्माकं विभागाध्यक्ष महाभागाः प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः, एते अस्माकं स्व आशीर्वचोभिः पोषितवन्तः अस्मान्। तर्हि एतेषां वयं हार्दान् धन्यवादान् ज्ञापयामः। ततः परं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह महाभागाः, एते नवनालंदा महाविहार संस्थानतः विश्वविद्यालयतः अत्र समुपस्थिताः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। महोदयानामपि हार्दं कारत्यज्यं ज्ञापयामि। पुनश्च डॉक्टर गणेश टी पंडित महाभागाः शृंगगिरी कर्णाटकतः समुपस्थिताः। महोदयानामपि अहं भूरिशः धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य समायोजकः डॉक्टर बिपिन कुमार झा महोदयः, यः अस्माकं संस्कृत विभागस्य हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य आचार्यः। अत्यन्तं समयानुकूलम् इदम् उपक्रमम् अत्र समुपस्थाप्य महाभागः छात्राणां कृते पुनश्च सर्वेषामपि जिज्ञासूनां कृते अवसरं कल्पितवान्। तर्हि एतस्य कृतेपि आचार्य डॉक्टर बिपिन कुमार झा महाभागः धन्यवादस्य पात्रः अस्ति। इदानीं बहु किमपि वक्तव्यं नास्ति। धन्यवादज्ञापनार्थम् अहं नियुक्तः आसम्। तर्हि संचालक महोदयायै अपि सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादः। सर्वेषां छात्राणां कृते शुभेच्छाः। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी का, जिन्होंने हम सबका धन्यवाद किया। तो रविदत्त जी का भी धन्यवाद तो बनता ही है, और एक सफल आयोजन के लिए विपिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इस सत्र के समापन की
घोषणा करता हूं और एक बार हम सभी समवेत स्वर में शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करते हुए आज की सभा का समापन करेंगे। और मैं फिर से एक बार अभिवादन, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे सबके साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रोफेसर राणा जी का, गुरुवर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी का। और जैसे गणेश जी ने कहा कि योजकस तत्र दुर्लभः, तो हम सबका योजन संयोजन करने वाले, हम सबको साथ में जोड़ने वाले, एक सूत्र में पिरोने वाले डॉक्टर विपिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर के परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सभी शांति मंत्र, कल्याण मंत्र का पाठ करते हुए आज की सभा का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर विपिन जी